अमेरिका और इत्तेहादियों ने रूस के बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से अलग किया। रूस के बैंकों की कारकर्दगी को नुकसान पहुंचेगा। सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के जरिए रूस समेत दुनिया की बहुत से ममालिक रकम की तेज तरीन तरसील होगी। अजरबैजान यूक्रेन को दवाइयां और तबी साजोसामान समेत आग बुझाने के आलात करेगा फराहम। जंग के दौरान एम्बुलेंस खदमात को पेट्रोल भी मुहैया कराएगा अजरबैजान। यूक्रेन से हजारों की तादाद में शहरी कर रहे हैं पोलैंड का रुख। यूक्रेनी शहरियों से भरी ट्रेन पर प्रेजमेंसी पहुंची। उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले के इंतखाबात का अमल जारी। बड़ी तादाद में वोटर कर रहे हैं अपने हक़ राय-दही का इस्तेमाल। सरकर्दा लीडरान वोट डालने पहुंचे। केशव मौर्य, आराधनाम शरा, सिद्धार्थनाथ ने वोट डाला। रीता बहुगुणा जोशी ने भी वोट डाला। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में ईवीएम में खराबी की खबर सामने आ रही है। हंडिया करछना में खराब हुई है मशीन, पोलिंग के अमल में रखना पड़ा है। तो प्रयागराज से आपको यह खबर बता रहे हैं जहां पर ईवीएम में खराबी की खबर सामने आ रही है। हंडिया करछना में ईवीएम मशीन खराब हुई है जिसकी वजह से पोलिंग के अमल में रखना पड़ा है। पोलिंग के अमल में रुकावट पैदा हो गई है। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज की आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर ईवीएम में खराबी की खबर सामने आ रही है। हंडिया करछना की हम बात कर रहे हैं जहां पर मशीन खराब हुई है जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना है। सुबह से ही लोग जो है पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कतारों में लगे हुए हैं। इस बीच जब ईवीएम मशीन खराब होती हैं और इस वजह से पोलिंग के अमल में रखना पड़ता है तो लोगों को काफी मायूसी का सामना भी करना पड़ता है। तो नाज़रीन, हर मरहले में ही हम आपको बताते हैं कि किस जगह पर क्या कुछ लोगों वोटर्स की तादाद है, क्या परसेंटेज रही है पिछले इलेक्शंस में। ये तमाम तरह की डेटा फिगर आप तक हम पहुंचाते हैं मैजिक वॉल के जरिए। तो मैजिक वॉल के साथ हमारे साथी अबू हुरैरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुरैरा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही आपने कहा कि हर मरहले में हमने मैजिक वॉल के जरिए नाजरीन को बताने की कोशिश की कि 2017 में जब नतीजे आए थे तो उस वक्त सियासी तस्वीर क्या थी, नतायज क्या कुछ थे, कौन कौन से बड़े फैक्टर 2017 में रहे थे। और अब 2022 की बात है तो 2017 से 2022 के बीच में मतलब इन 5 सालों में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा अगर 5वें मरहले की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 5वें मरहले की 61 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और ये 61 सीटें बीजेपी के लिए बहुत अहम है क्योंकि 2017 में अगर हम बात करें तो बीजेपी 47 सीटें जीत कर आई थी। इन 47 सीटों पर हम बिल्कुल तफसील से बात करेंगे। बीजेपी कहां कहां पर जीती थी 5वें मरहले में और कहां पर मजबूत रही थी और कहां पर इसे नाकामी का सामना करना पड़ा था या सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को कहां पर हुआ था। लेकिन इससे भी आगे अगर हम बढ़ते हैं और यूपी के नक्शे की अगर हम बात करते हैं, यूपी का ये नक्शा है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करें और आप देख लीजिए कि सेंट्रल यूपी से अब हम बढ़ते हुए ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो हिस्सा यूपी का है, आज यहाँ की 61 सीटों पर 12 अजला की 61 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और आप इस नक्शे पर देखिए कि अब यूपी के ईस्टर्न का जो पूर्वांचल जिसे हम कहते हैं उसकी तरफ अब धीरे धीरे ये हल्के बढ़ते जा रहे हैं और इंतखाबात बढ़ते जा रहे हैं। तो 61 सीटों पे आप इस नक्शे के जरिए भी समझ सकते हैं कि जितना भगवा कलर इसमें नजर आ रहा है, पीला कलर जो नजर आ रहा है, ये यहाँ पर दिखाता है कि ये बीजेपी का दबदबा 2017 में रहा था। और इसके अलावा रेड कलर जो कहीं कहीं पर आपको नजर आ रहा है जिसे मैं सर्किल कर रहा हूं, ये यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत कर आई थी। और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें
तो आप यहां पर देख सकते हैं 2017 में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत कर आई थी। 61 सीटों में से 5वें मरहले में सिर्फ 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इसके अलावा अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो बीएसपी 3 सीट जीत कर आई थी 2017 में 5वें मरहले में, और कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई थी। और इसके अलावा अदर्स की बात करें तो अदर्स भी 5 सीट, यानी दूसरे नंबर पर अदर्स रहे थे जिनकी सीटें सबसे ज्यादा रही थी। समाजवादी पार्टी का हालांकि ये गढ़ माना जाता है 5वें मरहले की जब हम बात करते हैं, लेकिन ये 5वां मरहला भी, क्योंकि 2017 की बात करते हैं, मोदी लहर की बात कर लें या एक तरह से बीजेपी की लहर चल रही थी और एक तरह से क्लीन स्वीप किया था 5वें मरहले में भी बीजेपी ने, और इसी वजह से बीजेपी की 47 सीटें आई थी। वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक आंकड़ा बहुत अहम हो जाता है। समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत कर आई थी, 61 सीटों में से उसका वोट शेयर 22%, तकरीबन 21% से ज्यादा, तकरीबन 22% वोट शेयर था। और वहीं पर आप देखिए कि बीएसपी 3 सीट जीत कर आई थी और उसका भी वोट शेयर तकरीबन समाजवादी पार्टी के बराबर था, यानी 5 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी का 22% के करीब वोट शेयर, और इसी तरह से बीएसपी 3 सीट जीती थी लेकिन उसका भी वोट शेयर बहुत अच्छा था। यानी बीएसपी का जो वोट शेयर था वो ठीक ठाक था, हालांकि वो सीटें इतनी ज्यादा नहीं ला पाई थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी 47 सीटें जीती थी लेकिन उसका वोट शेयर तकरीबन 38% या 37.5% रहा था। लेकिन सीटों को देखते हुए बीजेपी का वोट शेयर इतना अच्छा नहीं रहा था। क्या ये एक बड़ा फैक्टर इस बार हो सकता है जिस वोट शेयर की हम यहां पर बात कर रहे हैं, क्योंकि सीटों के मुकाबले में जितना वोट शेयर बीजेपी के पास होना चाहिए था उतना वोट शेयर नहीं था। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और इसके अलावा अदर्स के खाते में जो वोट शेयर गया था वो बीजेपी से कहीं ज्यादा हो जाता है। तो क्या इस बार बीजेपी इस वोट शेयर में कुछ इजाफा कर पाएगी, यही वोट शेयर रहता है, या इसमें कुछ नुकसान होगा? अगर नुकसान होगा तो ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा, और अगर बीजेपी का फायदा होता है तो फिर बीएसपी, समाजवादी पार्टी, अदर्स, किसका वोट शेयर यहां पर घटेगा और ये बीजेपी के हिस्से में जाएगा? तो ये देखना बहुत अहम होगा। ये कुछ अहम आंकड़े थे, 2017 के नतीजे थे जिन पर हमने मैजिक वॉल के जरिए नजर डाली। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और फैक्टर्स की बात करते हैं 2017 में 5वें मरहले की ओर, तो हमारे लिए मुस्लिम फैक्टर जो है बहुत अहम हो जाता है। मुस्लिम फैक्टर किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर कितनी सीटें थी और कितने उम्मीदवार जीत कर आए थे, बीजेपी मुस्लिम सीटों पर किस तरह से जीती थी, वो मैजिक वॉल के जरिए हम आपको बहुत जल्दी बता देते हैं। जी हाँ, 22 ऐसी सीटें, 61 में से 22 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम अक्सरियती हैं, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। और इन 22 सीटों में से आपको हम बता दें कि 18 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। 61 सीटों में से 22 सीटें मुस्लिम अक्सरियती हैं 5वें मरहले में, और इसमें 18 सीटें मैजिक वॉल पर आपके सामने 18 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी, जबकि समाजवादी पार्टी, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है, सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी, बीएसपी 1 सीट जीत पाई थी और कांग्रेस उस पर खाता नहीं खोल पाई थी। तो आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी का दबदबा 2017 में 5वें मरहले पर रहा था। मुस्लिम अक्सरियती वोट जहां पर है वहां पर भी बीजेपी 18 सीट जीत कर आई थी, समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें गई थी। लेकिन कई ऐसे अजला हैं 5वें मरहले में जो समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं, उनका पूरा अक्सरियती इलाका माना जाता है, लेकिन वहां पर भी समाजवादी पार्टी 2017 में एक तरह से ढेर हो गई थी। और यही वजह थी कि मुस्लिम अक्सरियती जो हलके हैं या सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी को एक तरह से बड़ा फायदा देखने को मिला था। क्या 2022 में अब कोई बड़ी तब्दीली होती है, बड़ा उलटफेर होता है, यह देखना बहुत अहम होगा। मुनज्जा। बिल्कुल, और हुरैरा आपको बता दें, हमारे नाजरीन को भी बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं समाजवादी लीडर अनिल मिश्रा साहब, बीजेपी स्पोक्सपर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, साथ ही साथ कांग्रेस लीडर डॉक्टर हिलाल नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। हिलाल नकवी साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि इस बार का चुनाव जो है कांग्रेस के लिए काफी अहम है, कांग्रेस ने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन लगातार जो है ये बात कही जा रही है कि मुकाबला तो सपा और बीजेपी के दरमियान है, इस बीच आप कांग्रेस को कहां पर पाते हैं? बिल्कुल, और मुनज्जा एक चीज मैं यहां पर और जोड़ दूं, हिलाल साहब से आपने पहला सवाल किया। आज हिलाल साहब के गढ़ में, उनके घर में आज एक तरह से चुनाव हो रहे हैं, पोलिंग हो रही है बाराबंकी की अगर हम बात करते हैं। हिलाल साहब। जी देखिए,
जहां तक कि कांग्रेस का सवाल उठता है, तो कांग्रेस का बहुत शोर शराबा नहीं है, उनकी तरफ से कोई इस तरह के बयान नहीं है जिसके अंदर जो है वो कम्युनल डिवाइड सुना जाए या कास्ट की बात की जाए, तो इस वजह से वो सुर्खियां नहीं बना रही है। लेकिन कांग्रेस जो है वो अपने जो उनके वोटर्स है उनके दिल में अपनी बात पहुंचा रही है, क्योंकि हम जो है वो अपने मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम जो है वो महंगाई की बात करते हैं, हम जो है वो महिलाओं के जो सशक्तिकरण की बात होती है उसकी हम बात करते हैं। हम जो है वो कहीं किसी तरह का एक भी बयान हमारे यहां से नहीं दिया गया जो कि कास्ट को लेकर के दिया गया हो, जाति को लेकर के किया गया हो या किसी मजहब को लेकर के किया गया हो। तो जाहिर सी बात है हम जो है वो अखबारों की सुर्खियां इस तरह से नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम बिला शुबा बिला शक जो 2022 का इलेक्शन है इसमें बहुत ताकत के साथ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि हम जो है वो हुकूमत में हर हाल में होंगे इस बार जो बनेगी। बिल्कुल हिलाल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। हिलाल साहब, क्योंकि आज के मरहले की हम बात करें तो पांचवा मरहला बहुत अहम है तमाम पार्टियों के लिए। बीजेपी के लिए 2017 में बहुत शानदार रहा था। कांग्रेस की हिलाल साहब अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे हलके हैं, इलाहाबाद से लेकर आप बाराबंकी आ जाइए और भी कई हलके जहां पर कई अजला हैं जहां पर वोट डाले जाते हैं। खासतौर से अगर हम बाराबंकी की बात करते हैं, एक वक्त में गांधी खानदान से बाराबंकी का बड़ा अच्छा ताल्लुक था। यहां पर रफी अहमद किदवाई और मोहसिना किदवाई, और इसके अलावा बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस से उनका ताल्लुक था, और अब पीएल पुनिया। लेकिन इतने बड़े लीडर होने की वजह से कांग्रेस की कारकर्दगी बाराबंकी जिले में क्यों गिरती हुई चली गई, इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सन 1989 के बाद से जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है वो लगातार गिरता ही रहा है। कहीं कभी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर हुआ, वरना लगातार हम नीचे आते गए। तो इसमें किसी एक हलके की बात नहीं है, धीरे धीरे करके हर हलके से कांग्रेस जो है वो कमजोर होती चली गई। उसके बहुत से वजूहात हैं जिसके ऊपर बहुत लंबी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन आज की जो हकीकत है वो ये है कि कांग्रेस ने जो है वो न सिर्फ बाराबंकी बल्कि रायबरेली की बात करें, अमेठी की हम बात करें, जो पूरा ये रीजन था जो कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था, इस कांग्रेस के गढ़ में अगर देखें तो हमारी जो पिछले मुजाहिरे रहे थे वो बहुत खराब रहे थे। हम लोगों को मतलब कहीं से भी उसको कोई भी हम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते अलावा इसके कि हाँ हमने खराब किया था, हमने इलेक्शन खराब तरह से लड़ा था, हम जो है शायद कैंडिडेट्स का सिलेक्शन सही तरह से नहीं कर पाए, हम अपने मुद्दों को जो है वो आवाम तक की सही तरह से नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अगर आप इस बार के इलेक्शन की आप बात करें तो इस तरह की कोई भी दिक्कतें कांग्रेस के सामने नहीं है, और जो एक लगातार ये एक बाइनरी बनाई जा रही है कि ये पूरा इलेक्शन जो है सिर्फ दो सियासी दलों के बीच में हो रहा है। लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत जाने तो जमीनी हकीकत ये नहीं है कि सिर्फ ये दो जो सियासी दल है उनके बीच में हो रहा है। इसमें कांग्रेस जो है वो बहुत सी जगहों पर बहुत ताकत के साथ लड़ रही है, और शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां पर हम जो है वो चलिए ठीक है अनिल मिश्रा जी जो है वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभी पहले से ही ये तस्वीर बिल्कुल हिलाल साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पहले से ही अभी कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है, 10 मार्च को ही सही नतीजे पता चलेंगे। लेकिन इस वक्त बहराइच में क्या कुछ चल रहा है, हमारे नुमाइंदे अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, 2 घंटे से ज्यादा की पोलिंग हो चुकी है बहराइच की। अगर बात करें बहराइच के आसपास की जो सीटें हैं, जो असेंबली हल्के हैं, वहां पर किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ मंजर है, वोटर्स में किस तरह का रुझान है? देखिए, मैं बता दूं कि 9 बज गया है और लगभग 12% मतदान बहराइच में हो चुका है। और बहराइच की बात करें तो बहराइच में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2017 में भाजपा ने 6 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट गई थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे बहराइच में समाजवादी पार्टी और भाजपा में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। अगर बहराइच में वीआईपी सीट की बात करें तो यहाँ पे 2 वीआईपी सीटें हैं। यहाँ पे मटेरा और बहराइच सदर की दो सीटें हैं जो वीआईपी हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के कद्दावर मंत्री रहे डॉक्टर वकार अहमद शाह, जो सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनके बेटे यासिर शाह सदर से जो है प्रत्याशी हैं सपा से, और वहीं उनकी पत्नी मारिया शाह मटेरा से प्रत्याशी हैं। अगर दोनों की बात करें तो दोनों जगहों पे जो है टक्कर की लड़ाई है। और आप और बता दूं कि
जो और सीटें हैं बहराइच में वहां पर भी जो है सपा और भाजपा का कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। बिल्कुल अखिलेश, चुनावी मुकाबले की बहराइच में हम बात करेंगे, लेकिन जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, जहां पर मौजूद हैं, बहुत सन्नाटा नजर आ रहा है। क्या लोग अभी, क्योंकि मौसम ठंड होगा बहराइच की अगर हम बात करते हैं, क्या लोग बड़ी तादाद में अभी घरों से नहीं निकल रहे हैं? आपके पीछे हम पूरी तरह से सन्नाटा देख पा रहे हैं, लोग नहीं दिख रहे हैं, वोटर्स नहीं दिख रहे हैं। नहीं, मैं वहां से पोलिंग से थोड़ा दूर पे खड़ा हूं, क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं था, इसी वजह से यहाँ पे सन्नाटा नहीं है। लोगों में जो वोट डालने का है, वहां लाइन लंबी कतारें लगी हुई हैं हालांकि। और इस बार जो निजाम है वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है। और जो 7 सीटें वहां पे लगातार मतदान चल रहा है। लगभग बहराइच में 9 बज गए हैं, लगभग 11 से 12% मतदान हो चुका है। वहीं श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती जिला एक छोटा जिला है जो बहराइच से अलग किया गया था पिछले मायावती सरकार में। श्रावस्ती में 2 सीटें हैं, 2 विधानसभा सीटें, वहां पर भी त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। वहां पे भाजपा, सपा और बसपा। तो इस बार चुनाव में जो स्थितियां 2017 में थी बहराइच में कि भाजपा की लहर थी, लेकिन 2022 में जो स्थितियां हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। अच्छा, लोगों से हमने बात करी तो लोगों ने जो समस्याएं बताई कि यहाँ पे अन्ना मवेशी की बड़ी समस्या है, उससे लोग परेशान हैं। और स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, बेहतर सड़कें नहीं है, लोग उससे भी परेशान हैं। इन सब समस्याओं को लेकर इस बार जनता का मूड थोड़ा सा भाजपा से जुदा जरूर है, लेकिन मतदान जोरों पे है। अब 10 मार्च ही बता पाएगा कि क्या होने वाला है बहराइच में। बिल्कुल अखिलेश, आपने जो तस्करा किया समाजवादी पार्टी और बीजेपी और बीएसपी का, लेकिन इस बार हमने देखा कि बहराइच पर एमआईएम का भी काफी फोकस था। जिस मटेरा सीट की आपने बात की, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा अपना जलसा किया था, प्रोग्राम किया था। तो ओवैसी फैक्टर को इस बार किस तरह से देखा जाए, किस तरह का रुझान है लोगों में? देखिए, ओवैसी जब ओम प्रकाश राजभर के साथ में आए थे, उनका जब अलायंस हुआ था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे एक बहराइच में जो यूपी ईस्ट की 27 सीटें हैं वहां पे उसको मॉनिटर करने के लिए कार्यालय बनाया गया था। लेकिन बीच में ओम प्रकाश राजभर जो है अखिलेश यादव के साथ में चले गए, राजभर अकेले पड़ गए। उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा उनके साथ अलायंस में आए। तो जो ओम प्रकाश राजभर और एमआईएम का जो कॉम्बिनेशन था, वो फैक्टर जो है अब एमआईएम यहाँ उस तरीके से नहीं लड़ पा रही है। लेकिन लगातार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सपा जो है, जो मुस्लिम वोट है उनका ध्रुवीकरण करके अपने पक्ष में लाती है, लेकिन उसके लिए काम नहीं करती है। जनता उनके अभी 2-3 दिन पहले रैलियां थी, जनता ने उनको सुना भी, लेकिन जनता ने इस बार जो समस्याएं हैं भाजपा सरकार में, जो समस्या है अन्ना मवेशी की है, स्वास्थ्य की है, सड़कों की है, उसको लेकर जो जनता रुझान है वो लगातार जनता वोट कर रही है। अब 10 मार्च बता पाएगा कि जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया है। अखिलेश, बहराइच की जब हम बात करते हैं, ठीक है, राजा भैया को पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से राजा भैया भी किस्मत आजमा रहे हैं मैदान में, और खुद उनकी पार्टी इस बार इंतखाबी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से इस बार उनका इत्तेहाद नहीं है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब राजा भैया वोट करने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश लगातार हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, एक सवाल आपसे और ले लेता हूं कि रोजगार आपने कहा बड़ा मुद्दा है, खासतौर से बहराइच की बात करते हैं, बहराइच के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां की बात करते हैं, तो एक जो चीज है पलायन, मतलब यहाँ के लोग रोजगार कमाने के लिए दूसरे स्टेट में और दूसरे शहरों में जाते हैं, ये बहुत बड़ा इशू यहाँ का रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है, ये बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। यहाँ से लोग पंजाब जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, लखनऊ जाते हैं और दूसरे प्रदेशों में लोग मजदूरी करने जाते हैं। लोगों का मानना है कि हमें जो है काम यहाँ नहीं मिल पा रहा है, और जो भ्रष्टाचार है, जो लोकल लेवल के जो चीजें हैं जो मिलनी थी लोगों को, वो नहीं मिल पा रही हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार है, लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप रहा है, जो लोगों का कहना है कि अफसरशाही जो हावी रही है उसका खामियाजा लोग यहाँ भुगत रहे हैं। इसीलिए जो है लोग डट के इस बार मतदान भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहे हैं कि कुछ नया होने वाला है।
तो आपको अखिलेश, बता दूं कि जो पलायन का मुद्दा भी रहता है वो इस वजह से भी क्योंकि बहराइच में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो डेवलप नहीं किया गया है, बिल्कुल, तो इस वजह से भी लोगों को पलायन करना पड़ता है। और साथ में जो रेल के हवाले से भी, रेलिंग के हवाले से भी एक और बहुत मुनाज़ा ऐसा बड़ा नहीं कि मुतालबा रहा बहराइच है में बहराइच के लोगों का। बड़ी लीडरशिप ना रही हो या बड़े बड़े नाम ना रहे हों, जो नाम अभी वकार शाह का ले रहे थे, या इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान बहुत बड़ा नाम रहा है, समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रहा है, किसी वक्त कांग्रेस में बेनी प्रसाद वर्मा यहां से चुनाव लड़ते थे। तो ऐसा नहीं कि यहां पर लीडरशिप नहीं रही या बड़े नाम नहीं रहे या मिनिस्टर्स यहां पर नहीं हुए, सब कुछ हुए, लेकिन सिर्फ वो कागजों पर ही रहे। जो वादे किए गए मुनज़्ज़ा वो कागजों पर ही रहे। बिल्कुल, वादे कागजों पर ही रहे हैं और वादे कभी पूरे नहीं हुए। इस हवाले से भी लोगों को काफी नाराजगी पाई जाती है अखिलेश, क्योंकि लोगों का मुतालबा ही रहा है कि क्यों जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डेवलप नहीं किया गया। अगर वो किया गया होता तो काफी सारे मुद्दे जो है, मसाइल जो है उनके, वो सॉल्व हो सकते थे। अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा है। और अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से वकार अहमद शाह जी 1993 से और 2017 तक यहाँ उनके बादशाहत रही है सदर सीट पे, लगातार वो विधायक रहे हैं। और यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान भी पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुए हैं और MLA का भी चुनाव लड़े हैं। यहाँ पे मुकुट बिहारी वर्मा बड़ा नाम है, जो मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, सहकारिता कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं और इस बार उनके बेटे इस बार चुनाव मैदान में हैं। तो और अनुपमा जायसवाल है, बेसिक शिक्षा मंत्री रही है, राज्य मंत्री, हालांकि बीच में उसने प्रभार ले लिया गया। तो लगातार यहाँ पे नेता हैं, वो मंत्री रहे हैं, लेकिन बहराइच के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ। इसी वजह से लोग यहाँ से पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, रोजगार करते हैं, उसके बाद अपनी रोजी रोटी कर चलाते हैं। बिल्कुल, यानी तमाम पार्टियां दावे तो जरूर करती हैं, और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी भी इख्तिदार में रही, उसके दौर में कुछ नहीं हुआ, बीजेपी के 5 साल में कुछ नहीं हुआ, बीएसपी के दौर में कुछ नहीं हुआ। और ये लाइन से पूरी एक आप कह लीजिए एक पट्टी है, जिसमें आप लखनऊ से शुरू करते हैं तो बाराबंकी, बहराइच और इसके अलावा आप आगे तक निकल जाइए। इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, अनिल मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से, हिलाल अहमद साहब कांग्रेस से और अवस्थी साहब बीजेपी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी इशू पर बात करेंगे कि दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन दावे सच क्यों नहीं होते हैं, आपके वादे जो होते हैं वो वफा क्यों नहीं होते, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम सरकारें रही लेकिन लोगों का भला नहीं हुआ। बहुत छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।